Okay, so BRICS to grow as Saudi, Iran, UAE, two others, they join the ranks. So औशिक इस पे आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स हो रहा है तो इसकी आइडेंटिटी जो है, जो प्योर आइडेंटिटी या जो लाइक अगर बोले कि जिन चीज को सपोर्ट करता है, लाइक कि ग्लोबल साउथ का इंटरेस्ट प्रमोट होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं क्या वो डाइल्यूट नहीं हो जाएगा विद द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स? नहीं होगा मानसी, क्योंकि जो ब्रिक्स का मोटिव रहा है, इट इज ऑल्टरनेटिव टू द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो ब्रिक्स हमेशा उसमें डेवलपिंग कंट्री है और उसके अंदर में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का जो ग्लोबल साउथ लीडरशिप है वो लेना चाहता है ब्रिक्स। और जो हेजेमनी है बाय द वर्ल्ड बैंक, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, ये सबको तोड़ना चाहता है। तो इसलिए आई थिंक ये एक राइट स्टेप है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन कि कंट्रीज ब्रिक्स को ज्वाइन ही क्यों करना चाहती हैं? कंट्री क्यों करना चाहती है, वो क्योंकि वही रोल है कि उनको जब वो जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए, तो यूएस बोलते हैं कि पहले अपना ह्यूमन राइट्स सुधारो, तब मैं दूंगा लोन। तुम्हारे अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है, ये 50 इंटरवेंशन है बाय द। हम्म। तो उन सोचते हैं कि इतना इंटरवेंशन क्यों हो रहा है, मैं सोवरेंटी सोवरेंटी होता है। जैसे इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है सोवरेंटी को, हाँ। कंडेम करता है लेकिन सॉवरेनिटी को सपोर्ट करता है। तो वही चाहते हैं कि मुझे लोन लेना है, मुझे डेवलपमेंटल लोन लेना है, आपका सरमन नहीं सुनना है। ये जनरल ट्रेंड होता है उन लोग का, जो डेवलपिंग कंट्रीज का। तो इसलिए वो जाते हैं हम्म। ब्रिक्स। Okay, now we can take up the Hindi newspaper. ये हमने ले लिया उल्फा वाला, हाँ, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये बराउ चीन म्यांमार सीमा के आसपास का एरिया है। तो उल्फा की क्या डिमांड रहती थी दिव्या? कि उनको सेपरेट असम चाहिए, ये डिमांड रहती थी कि उनके इंडिया से अलग सेपरेट स्पेस के लिए। और ये भी सिग्निफाई करता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो हमने बात करी थी। तो दे अडेयर टू द टैक्टिक्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर एंड सेकेंडली उन्होंने सिविलियंस का भी सपोर्ट इसलिए ज्यादा रहा क्योंकि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्म्स एंड अम्यूनिशंस वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। तो देन दे डिसाइडेड कि सिविलियंस को भी इस मतलब पूरे ड्राइव में या जो चाहते हैं उसमें इन्वॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। तो एक ये सेपरेटिस्ट बॉडी थी जो कि बैंड भी थी अंडर द यूएपीए। ओके, सो ये वाला टॉपिक ले लो। ये है कि जीवन के लिए जूझते बेघर लोग, यहाँ पर जो बेघर है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके बारे में बात की गई है कि किस तरह से 70 साल के बाद भी हम देखते हैं कि कितने सारे लोग जिनके पास घर नहीं है, कोई निश्चित जगह नहीं है कि कहाँ वो रहे, वो ठंड, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने पर या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पर मर जाते हैं। तो उनके लिए क्या किया जा रहा है ऐसी स्थितियों में? जब हम पूरी दुनिया में वो देखते हैं तो काफी जगहों पर देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें बुरुंडी, सियार लियोन, मालविया, सोमालिया, अफगानिस्तान जैसे बहुत सारे देश शामिल हैं, लेकिन जो जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन भी शामिल होता है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसमें एक तो इतनी बड़े लेवल पर योजनाएं नहीं होती, अगर योजनाएं होती है तो उनको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाता, उन तक पहुंचाया नहीं जाता, या फिर उनको उस चीज के बारे में पता नहीं होती, जागरूकता नहीं होती। तो उस चीज को किस तरह से सुलझाया जाए? अगर हम इसमें चलाई गई योजनाओं की बात करें तो दिल्ली सरकार ने कहा था कि बेघर लोगों के लिए और उनके खाने के लिए एक परियोजना चलाई जाएगी जो सर्दियों के टाइम पीरियड में काम करेगी। लेकिन पूरे साल उस चीज को किस तरह से रखा जाए, क्योंकि जो रेन बसेरे होते हैं उनमें भी लिमिटेड लोगों के लिए स्पेस होता है। तो इनकी जो बहुत ज्यादा संख्या है तो उसको किस तरह से कम किया जाए? जैसे उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग के लिए आवास योजना बनाई गई है, बिहार में जमीन क्रय सहायता प्रदान की जाती है, हरियाणा में मुख्यमंत्री आवास योजना है, झारखंड में अबुआ आय योजना है, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आवास निवास योजना है, असम में भी है। तो ये इतनी सारी योजनाएं तो हैं, लेकिन वो किस स्तर तक काम कर रही है? उनसे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उन लोगों को पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही? और जितने बड़े पैमाने पर उनको होना चाहिए उतने बड़े पर वो है और नहीं है, तो किस तरह से लाया जा सकता है? तो इस तरह से जो कहते हैं कि अगर 70 साल में जो विकास यात्रा चल रही है तो वो
उसमें अगर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं तो उसमें कुछ खामियां भी हैं, उनको दूर करके ही चला जा सकता है। तभी हम, जो गांधी जी चाहते थे कि हर इंसान की सेहत अच्छी हो, उन्हें के पास घर हो, खाने के लिए खाना हो, कपड़े हो, पानी हो, और जो दूसरी जरूरत की चीजें हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए, जब भी देश विकासशील हो सकता है, विकसित हो सकता है। तो उनको किस तरह से उस तक पहुंचाया जाए, उसके लिए जो योजनाएं हैं उनमें जो कुप्रबंधन है, जो अच्छे से लागू नहीं की जाती, या फिर जो धन उनको प्रोवाइड करवाया जाता है उसको बीच में ही किसी और चीज में ले लिया जाता है, या फिर जो करप्शन देखा जाता है उसको कम करा जाए और सही तरह से उन चीजों को अप्लाई किया जाए, तभी उन चीजों को सुलझाया जा सकता है कि कोई भूख से, सर्दी से, या बहुत ज्यादा गर्मी से ना मरे। तभी हम विकसित हो सकते हैं। अगर उस तरह से हो भी गए और इतने सारे लोग भूख से तड़प के जान दे रहे हैं, तो वो विकसित होना नहीं नहीं कहा जा सकता। उनको भी मेन स्ट्रीम में जोड़ना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि विकसित हो रहे हैं। तो उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। और क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो रिसोर्स लिमिटेशन है वो एक चैलेंज है। आप कितने लोगों को हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे, या जो आपने भी बोला कि रैन बसेरे में एक लिमिटेड स्पेस ही होती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका यही है कि ऐसे लोगों को मतलब टेम्परेरी बेसिस पे रहने के लिए जगह दी जाए, फूड फैसिलिटीज वो सब अवेलेबल की जाए, बट ग्रेजुअली उनकी स्किल एनहांसमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट में भी उतारा जाए ताकि वो अगेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके एंड गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा लंबे टाइम तक रिलाई ना करे। प्लस गवर्नमेंट के पास, क्योंकि अगेन फिजिकल कंस्ट्रेंट भी एक चैलेंज है। हाँ, ये पता किया जाए कि कितने हैं उनकी, उसके अकॉर्डिंग मनरेगा में जोड़ा जा सकता डेटा है, होना। उनको स्किल किस तरह से सिखाया जाए, जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सकती है, ताकि उनको तो स्किल्स सिखाई जा सके। ठीक है, कल्पनिदा ले लो। आपका आने वाला कल पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपने आज क्या किया है। क्या करते हैं महात्मा गांधी जी ने ये बात कही है। तो अगर हम सिर्फ बैठे रहेंगे और फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, या ऐसे होगा या वैसे होगा, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है जब तक हम आज रिएक्ट नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। तो उस डायरेक्शन में कही गई है, उसके रिगार्डिंग हम देख सकते हैं। इंडिया में हम इसरो की बात कर सकते हैं कि 1800 1960 में बनने के बाद उन्होंने निरंतर काम किया, और वो अब गगनयान, चंद्रयान जो उन्होंने सफल प्रशिक्षण किए हैं, उनको इसीलिए किया है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली उस चीज में काम करते रहे, और अपने भविष्य के जो मिशन है उन पर भी काम कर रहे हैं। हम्म हाँ, डिपेंड करता है पूरा कि इंडिया जब बोलता है कि 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो पूरा डिपेंड करता है कि आज हम क्या कर रहे हैं उस चीज के लिए, कैसे प्लान कर रहे हैं, या आज क्या चेंजेस कर रहे हैं हम। जैसे डीकोलोनाइजेशन की बात करें, सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, सेल्फ सफिशिएंसी के, डेमोग्राफिक डिविडेंड को एज एन अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। इवन हेल्थ सेक्टर में, जूनोटिक डिजीजेज में हमारी साइंस कैसे इवॉल्व हो रही है, तो रोल ऑफ साइंटिस्ट, रोल ऑफ एस्ट्रोनॉट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्लाइमेट कुछ चेंज में एरिया। बोल सकते हैं कि सिर्फ ये क्लाइमेट चेंज कर रहे 2030 हैं। का टारगेट रखा है, 2050 का टारगेट है, 2070 का टारगेट रखा है। तो जब तक उस चीज में काम नहीं किया जाएगा, 30 भी आ जाएगा, 50 भी आ जाएगा, 70 भी आ जाएगा, लेकिन हमें जो टारगेट रखे हैं वो पूरे होते हुए नहीं दिखेंगे। तो उसके लिए आज काम करना जरूरी हम्म ठीक है, इस पे और कुछ बोलना है किसी और को, कोई और एग्जाम्पल? नो मंचित। ठीक है औशिक। है। ये कि जो चि- चुनाव आयुक्त के लिए जो विधेयक पास किया गया था, उसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, जिसमें था कि जहाँ पर जो विचार कमेटी की जगह खोज कमेटी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो प्रेस और नित्यकालीन पत्रकारिता रजिस्ट्रेशन विधेयक था, जो 2023 में मंजूर किया गया था, जो कि 1867 के अधिनियम पर चल रहा था अभी तक, उसमें भी बदलाव किए गए हैं। जब निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं तो इसमें था कि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कैबिनेट का मेंबर होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि किसको चीफ इलेक्शन कमीशन बनाना है। हम्म कमेटी होगी जो नाम सजेस्ट करेगी कि किन किन को नाम। ठीक है। ओके, सो टाइम्स ऑफ इंडिया ले लेते हैं। ओके, सो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि रोल ऑफ लोकल बॉडीज कितना इम्पोर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स में। तो यहाँ पे ये रूफ टॉप
सोलर पैनल स्कीम्स जो है इसमें बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर्स क्लियरली मेंशन है कि कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है अगर उन स्मॉल स्मॉल बेनिफिट्स को हम कंबाइन करें। तो पोटेंशियल टू रिड्यूस पावर कंजम्पशन हो जाएगा। एनर्जी किलोवाट ऑफ द रूफटॉप सोलर जनरेट्स 100 to 120 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। तो इतना जनरेट किया जा सकता है। एंड मतलब ये एवरी किलोवाट के लिए दे रखा है 100 to 120। सो कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इट कैन बी रिकवर्ड इन अराउंड 4 years अगर ऐसा लगता है कि इनिशियली इट इज कैपिटल इंटेंसिव। उसके अलावा 10,000 किलोवाट ऑफ रूफटॉप सोलर कनेक्शन मंथली कंजम्पशन ऑफ 1200 यूनिट्स 82,000 रुपीज एनुअली सेव किए जा सकते हैं। तो इसका सिर्फ ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन तक ही इम्पैक्ट लिमिटेड नहीं है बट फाइनेंशियली ऑल्सो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से भी। एंड इवन जो हम बोलते हैं कि प्रेशर ऑन द फॉसिल फ्यूल्स है, इट कैन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल जब हम बात करते हैं जो हमारे कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लान्स जो हैं, जो बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की भी, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एज अ पॉपुलिस्ट मेजर्स भी हम यूज़ करते हैं द पार्ट ऑफ इलेक्शन ऑल्सो की फ्री यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको इतना दिया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो है ही, और जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होगा वो जनरेट भी की जा सकती है, सॉरी सेल भी की जा सकती है। तो इसके थ्रू आपके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन भी हो जाएगा। And consumers can opt for a system where upfront capital expenditure is borne by the vendor। तो ये भी एक मेथड है। कैपिटल जो वेंडर है, upfront capital expenditure initially would be borne by that person। consumers can get the benefits of applicable subsidies। तो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी है कि इनिशियली आपकी जो थोड़ा बहुत कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग दीज रूफटॉप सोलर पैनल्स रिड्यूस भी हो जाएगी, गवर्नमेंट सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। सो ये कुछ benefits again, sunny days ahead for those who install the rooftop panels and government to give incentives to the commercial organizations also। तो commercial organizations भी इनको promote कर सकती है। And on the other side यहाँ पे like pet parks, dedicated parks जहाँ पे आप अपने pets को लेके जा सकते हो। तो इसके through we can say कि जो incidents हैं of जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का भी एक एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। स्ट्रे डॉग्स ऑल्सो, स्ट्रे डॉग्स का तो अलग है बट ये डेडिकेटेड फॉर द पेट्स हो जाएगा। तो कैफेटेरिया एंड सब सारी फैसिलिटीज वुड बी देयर। तो एक सेपरेट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज देयर। देन वन अननोन पर्सनालिटी की अगर हम बात करें या लेस फेमस पर्सनालिटी, सो विद दिस स्टिक ही वाइप्ड अवे द स्कार्स ऑफ बैटलफील्ड। सो टॉकिंग अबाउट द Mr. Haripal Kaushik। So he is an important contributor जब हम बात करते हैं हॉकी में and also in defense also। So he played an important role 1962 Sino-Indian War and he was a Veer Chakra awardee। Apart from this he also gold medal भी उन्होंने जीता हुआ हॉकी टीम 1964 टोक्यो ओलंपिक्स। So we can talk about him also। So ISRO plans 50 artificial intelligence based surveillance satellites। So application of artificial intelligence in space sector we say अगेन क्या हमें बेनिफिट हो सकता है थ्रू दी सर्वेलेंस सैटेलाइट्स। तो सर्वेलेंस इट इज नॉट फॉर अगेन वो जो नेगेटिव कॉनोटेशन है। सर्वेलेंस सैटेलाइट्स हमें हेल्प करेंगी फर्स्टली जियोग्राफिकल इंटेलिजेंस गैदर करने में, जो अगेन हमारे बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए या बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वी कैन से कि और स्पेसिफिक एंड मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस हम गैदर कर सकते हैं एंड मोर स्पीडली इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। एंड दीज वुड बी लॉन्च्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द जियोस्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट टू द लियो ऑर्बिट में एंड ऑल्सो इन द वेरी लो अर्थ ऑर्बिट वेयर वी नीड very critical assessment of some situation। So even in disaster management also they can play an important role। तो जो हाइट है जियो की जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स की 36,000 किलोमीटर्स एंड लोअर ऑर्बिट रहती है अराउंड 400 to 600 किलोमीटर। दिस इज द ऑल्टीट्यूड। सो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो होता है इसका बेनिफिट यही है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशंस आपको कोई हिंड्रेंस नहीं आएगी, वेदर ड्यूरिंग क्लाउडी कंडीशंस ऑल्सो। तो हाँ, वो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही रहता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन वी कैन हैव अ फेयर आइडिया कि एक राइट नाउ इट अलग स्टैंड्स समस्या एट कि जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है ना, वो हर एक वेवलेंथ यूज करता है। तो थर्मल वेरियस अदर टेक्नोलॉजीज रेडियो फ्रिक्वेंसी सब यूज करता है रादर हाँ देन की विजिबल लाइट सिर्फ।
इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक। हाँ ओके। हाँ ये लिखा है नॉट ओनली इन ऑप्टिकल। ठीक है। ओके वर्ल्ड पॉपुलेशन वी आर सीइंग कि 8 बिलियन क्रॉस हो चुकी है दिस ईयर। हम बात करते तो डेटा अगर हम देखें कि जो ट्रेंड अगर हम बात करते तो द स्टार्ट ऑफ 2024 4.3 बर्थ्स एंड 2 डेथ्स दे आर एक्सपेक्टेड वर्ल्ड वाइड एवरी सेकेंड। तो ये यूएस सेंसस ब्यूरो फिगर्स हैं। सो वी कैन से कि अगर 4 बर्थ्स हो रही है 2 डेथ्स हो रही है एवरी सेकेंड तो वी कैन से 2 चिल्ड्रन आर बीइंग एडेड टू द पॉपुलेशन एवरी सेकेंड। बट ये है अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन कौन सी कंट्रीज में किस तरीके से है। तो वो एडवांटेज एक बहुत बड़ा एडवांटेज आज के टाइम में हमें देखने को मिल रहा है। सो लाइन ऑफ नो कंट्रोल। सो यहाँ पे 2024 पोल्स जो जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं कुड सी ऑनस्लॉट ऑफ डीप फेक्स। सो यहाँ पे द पर्सन सेइंग यू मीन डिजिटल डीप फेक्स। सो यहाँ पे बात ये हो रही है कि पोल्स आने वाले तो डीप फेक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो प्रोमिसेस किए जाएंगे इलेक्शंस में बड़े बड़े वादे किए जाएंगे इलेक्शंस जीतने के लिए तो उसको यहाँ पे मतलब एक जनरलाइज तरीके से डीप फेक बोला जा रहा है। फिर सामने वाला बंदा बोल रहा है तो डिजिटल डीप फेक्स की बात कर रहे हो जो एक्चुअली में होते जो हम बात भी करते तो इस यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर दे एनी वर्स देन दी एनालॉग वंस। एनालॉग मतलब कि सिमिलर टाइप्स के मतलब एक तरीके से कॉपी ऑफ दैट थिंग जो दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो इज लुकिंग एट हिम। बिग ब्रेन सटायर ऐसा। हाँ डीप फेक्स। ओके हम पहले भी बात कर चुके हैं वाटरमेलन को एज अ लोगो या सिंबल यूज किया जा रहा है बाय द पैलेस्टीनियंस इन दिस वॉर क्योंकि इसमें जो कलर्स हैं रेड वाइट और जो ग्रीन कलर है ये देख सकते हो जो पैलेस्टीन का जो फ्लैग है ब्लैक कलर ऑल्सो जो सीज में ब्लैक कलर है तो ये उनके फ्लैग के कलर्स हैं। तो सिंस दे कैन नॉट यूज दिस क्योंकि क्योंकि पैलेस्टीन इज नॉट अ कंट्री तो इसलिए दे आर यूजिंग वाटरमेलन। तो यहाँ पे लिखा भी है सीज फायर नाउ। So Palestinian flag पे सेम कलर्स है रेड ग्रीन ब्लैक एंड वाइट। तो इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे दिस इज गेटिंग वायरल। सो आई स्टैंड विद इजराइल ये हैशटैग्स हैं फ्री पैलेस्टीन। सो हम बात कर रहे थे कि savers into investors. So India as a nation of investors can't depend upon stocks alone. So हम बात करें डबल टैक्सेशन ऑन डिविडेंड्स नीड्स रीलुक तो एक ये थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर डबल टैक्सेशन नहीं होगा तो it would be attracting more of savers and turning them into investors. So यहाँ पे Indian savers interest in the markets have improved. पहले ये होता था जो हमारा जनरल माइंडसेट रहता था कि पैसे या तो आप बैंक में डिपॉजिट करोगे वो भी बाद में इवॉल्व हुआ। पहले ये रहता था कि घर में कैश के फॉर्म में हमारे पास कितनी सेविंग्स है तो वो ज्यादा माइंडसेट के हिसाब से मेंटली कंसिडर करते हैं कि ज्यादा सेफ है। बट अगेन जब हमने देखा कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होने लग गई तो जो सेविंग्स की वैल्यू रियल वैल्यू है इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। तो उसके साथ साथ भी सो मोर डिजिटाइजेशन लोगों को पता लगने लगा कि कैपिटल मार्केट में आप कितना इजीली इन्वेस्ट पैसा लगा सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपन करना कितना इजी है प्लस आपके पास और वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आ गए टू इन्वेस्ट इनटू नॉट जस्ट कि इक्विटी शेयर्स। तो म्यूचुअल फंड्स आ गया कैश इक्विटीज हो गया डेरिवेटिव मार्केट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो इंश्योरेंस फंड हो गए नॉट जस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी बट इंश्योरेंस फंड्स में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इट वुड बी यील्डिंग यू रिटर्न्स ऑल्सो और इंश्योरेंस भी हो गया एक तरीके से and with time lower tax regime so all this converted saver into an investor. So savers they are becoming investors तो banking sector का role और important हम कैसे increase कर सकते हैं। So banks they are facing the challenges in terms of तो banks में deposit कम हो गई क्योंकि लोग पैसा invest करने लग गए capital market में and जो cost of funds है वो भी increase होगी क्योंकि banks में deposit कम हो रहा है plus demand for credit जो है वो increase हो रही है तो इसलिए cost of funds would go up. So large corporate sector has to meaningfully now move to capital markets. तो यहाँ पे इसको लिंक किया कॉर्पोरेट सेक्टर बोरोइंग से। तो कैसे बैंक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इन टर्म्स ऑफ फंडिंग। बट चैलेंज यहाँ पे अब यही आएगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर फंड लेगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बैंक्स दे सकते हैं एक सर्टन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो इसको कैसे ब्रिज करेंगे दैट वुड बी लुक्ड इनटू। तो डेट और इक्विटी में अगेन अभी इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर को भी ज्यादा रिलाई करना है। वी आर सीइंग की आईपीओज इशू किए जा रहे हैं इसलिए ज्यादा। तो दिस इज देयर एंड
तो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। तो इंडिया में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो अगर आप शेयर जहाँ पे भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है आप उसको 1 ईयर से ज्यादा के लिए होल्ड करते हो तो आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड इफ इट इज फॉर लेस देन 1 ईयर देन इट इज 15%। एंड स्टेट वाइज अगर हम डेटा देखें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स कौन से स्टेट से ज्यादा ऐड हुए हैं, ज्यादा पार्टिसिपेशन है, तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा है, देन वी हैव गुजरात ऑल्सो। So UP has added the most number of new stock market investors in NSE, followed by Maharashtra, then Gujarat. And percentage term में Mizoram 55% have showed the biggest jump, but it came on the low base of 9,500 investors. So इसमें हम again बात कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भी कितना important रोल हो सकता है in this, and अगर हम टोटल भी एक आइडिया होना चाहिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे टोटल इन्वेस्टर बेस कितना है, तो एनएससी पे ही इट इज 8.5 करोड़। सो एक साल में 1.6 करोड़ अकाउंट्स ओपन हुए हैं, विच इज वेरी ह्यूज। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। वी कैन स्टार्ट विद द कंक्लूजन। दिव्या देन प्रेरणा। कीवर्ड है नेटिव पॉपुलिज्म डिस्कस किया था आज हमने। जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में पहले अल्फा का हुआ था कि किस तरह से सेपरेटिज्म ग्रुप है जिससे पीसफुल ट्रीटी साइन किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग पार्टीज है, जो रीजनल पार्टी है और जो नेशनल पार्टी है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, किस तरह से हमें देखने के लिए मिले। रीजनल पार्टी उनकी प्रेफरेंस रीजन को लेकर ज्यादा मिलते हैं, उसके बाद वो सेंटर की तरफ या वो डायरेक्शंस में बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो आईपीएस ऑफिसर नीना सिंह जी है उनको फर्स्ट सीआरपीएफ की चीफ बनाया गया, और अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट होती है उसके अंदर उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर होते हैं, और जो मिनिस्ट्री होती है जो उसके इंचार्ज होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा हमने देखा था कि पीएम किसान मॉडल है, उसमें सिर्फ जो जिनके पास जमीन है उनको ही वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जो कि राय बंधु के साथ कंपैरिजन किया था उसमें जो स्मॉल लैंड होल्डर्स है उनको भी उस चीज का बेनिफिट मिलता है, तो उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है उसके लिए हमने डिस्कस किया था। और प्रेरणा। Yes. So, in terms of schemes, apart from the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, we talked about the Odisha scheme, Biju Swasthya Kalyan Yojana. It basically covers states' universal health coverage. It is a state's universal health coverage scheme and covers the entire population except for income taxpayers and government employees. Then we talked about how Jharkhand Chief Minister announced old age pension for STs and SCs from 50 years of age, and for the general it was 60 years. We also talked about PACS, which is Primary Agricultural Cooperative Credit Societies. And under the same topic, Kisan Credit Card, which is KCC, and it includes the cost for the transport, marketing, investment in fertilizers, etc. It is basically for the small scale loans. And this is also an example of e-governance. That's all. Mansi, you can conclude and ओके, सो दोहा अग्रीमेंट की हम बात कर रहे थे। दोहा अग्रीमेंट इज रिलेटेड टू ट्रिप्स, जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। इट इज रिलेटेड टू ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री ट्रेड। स्पेसिफिकली जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है उनके प्रोडक्ट्स को कोटा फ्री एंड ड्यूटी फ्री एक्सेस। एंड इंडिया का क्या स्टैंड है ऑन द दोहा अग्रीमेंट, तो इंडिया सपोर्ट्स एसएसएम। एसएसएम मींस द स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म so as to protect our domestic sector, specifically farmers and agriculturalists. एंड बाकी इंडिया ये सपोर्ट करता है इसको कि ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सेस होना चाहिए, सो अदर कंट्रीज शुड आल्सो सपोर्ट दिस, इंडिया का कहना है। एंड श्रीलंका और इंडिया के बीच में हिस्टोरिकल टाइज की हमने बात करी, तो ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अशोका वी सॉ कि बुद्धिस्ट धम्मा एंड अशोका सेंट हिज सन एंड डॉटर टू श्रीलंका which was earlier known as Ceylon. And then under Cholas we saw under Rajendra Chola, Sri Lanka was under the control of Cholas. Then we talked about ki navy mein we are seeing jo badges hain they have been changed, and that reflects decolonization and a step towards establishing India's own self identity. तो
Chhatrapati Shivaji Maharaj, his contribution, and it is being related to him. So Maratha also had one of the strongest navies, modern navies back then. So that is why his contributions are important when we talk about in the context of navy. Talk about cryogenic engine. So cryogenic engine is related to the solid state, but यहाँ पे the जो fuel है hydrogen, which is stored at extremely low temperatures up till like minus 270 degrees also. So this is there, and yeah, okay, so that's all from my side. Ashik, you want to And conclude? adding to that, we discuss about difference between the countervailing duty and anti-dumping duty. और हाँ, differences between the free trade agreement, ECTA, and then SEPA. सबसे ज़्यादा broad कौन सा है? SEPA है, फिर ECTA है, और फिर free trade agreement है. That is from my side. Okay, thank you everyone. We will take up next newspaper tomorrow. Do it to answer that.